हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने एनसीईआरटी क्लास 11 समाज का बोध का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज का टॉपिक है पर्यावरण और समाज। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण और समाज का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। ठीक है, आप पाएंगे कि आप अपने प्रयोग की जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं या वस्तु हैं उसमें किसी न किसी रूप में प्रकृति है, यानी वो समाज पे प्रभाव तो डाल रही है भाई, है ना। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि पर्यावरण और समाज ना, इन दोनों का रिलेशनशिप आखिर क्या है, पर्यावरण कैसे इम्पैक्ट एक समाज पर डालती है। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक लेंगे कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी होती क्या है बच्चों? पारिस्थितिकी एक ऐसा जाल होता है जो भौतिक और जैविक क्रियाएं जहाँ पे घटित होती हैं, यानी कि यहाँ पे स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी होता है और इसके साथ साथ वायुमंडल भी होता है। यहाँ पे जैविक घटनाएं भी होती हैं, अजैविक घटनाएं भी होती हैं। जैविक घटनाएं मतलब यहाँ पे पौधे भी होंगे, उपभोक्ता भी होगा, उपभोक्ता मतलब मनुष्य भी होगा, है ना, मनुष्य भी होगा, जीव जंतु भी होंगे और आपका अपघटक यानी डिकम्पोजर भी वर्क कर रहे होंगे। अजैविक घटनाएं भी यहाँ पे हो रही होंगी, यानी कि पर्वत, नदियाँ, मैदान, सागर और पानी, प्रकाश, सीओ, मिट्टी, चट्टानें, हवा, जितने भी अकार्बनिक पोषक तत्व हैं वो सब होंगे। ये सब मिल के आपस में ये यहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं सब एक पारिस्थितिकी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा विशाल भी हो सकता है। ठीक है, सब जगह का अपना पारिस्थितिकी तंत्र एक हो सकता है। तो क्या होता है कि किसी स्थान की जो पारिस्थितिकी होती है वहाँ पर वहाँ के भूगोल और जलमंडल की अंतःक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का है कि जैसे मरुस्थलीय जीवन है ये डिफरेंट होगा, है ना, जबकि एक जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ का जो उष्णकटिबंधीय जैसे क्षेत्र हैं उन सब जगहों का या फिर वर्षा वन जगहों का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर होगा। वहाँ के जीव जंतुओं की डिमांड अलग होगी। मरुस्थलीय जीव जंतु तो कम पानी में भी जी सकते हैं, घास के मैदानों पर रह के खा सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। मनुष्य की जो क्रिया हैं, मनुष्य की क्रियाएं के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन भी आता है। जैसे अगर जंगल की बहुत कटाई हो गई, इसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है, कई बार अकाल भी पड़ जाता है। तापमान में वृद्धि होती है। रिच फॉरेस्ट की वनस्पति मतलब जैसे कि ये बाहर से कुछ चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के द्वारा लाई जाती हैं। इसमें पर्यावरण पे कुछ चीज़ें तो प्राकृतिक रूप में होती हैं, कुछ मानवीय हस्तक्षेप से होती हैं। जैसे रिच फॉरेस्ट की बात करें, ये तो लाकर लगाई गया था ना भाई। जैसे जिम कॉर्बेट है, ये पहले तो गाँव था ना, उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया। आज क्या है, वहाँ पे पूरा कृषि के लिए जो काम होता था अब क्या है, वन्य जीव के लिए एक प्रॉपर खूबसूरत वन जैसा दिखता है वो, है ना। शहर निर्माण के लिए हम पर्यावरण का कितना यूज़ करते हैं। अभी हमने आपको बोला अभी आसपास की जो आपकी सुविधा है उसमें देखिए आप, है ना, सीमेंट है, कंक्रीट है, बांध है, ईंट है, पत्थर है, कृत्रिम खेती है, कीटनाशक है, सबके रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक पर्यावरण यानी कि डेवलप हो रहा है किसी न किसी रूप में। क्या मतलब होता है इसका कि जैविक, भौतिक, पारिस्थितिकी में मनुष्य का जब हस्तक्षेप होता है और इनकी जो आपस की अंतर क्रिया होती है सामाजिक पर्यावरण कहलाती है। जैसे 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 कि मतलब कहने का है कि प्रकृति तो समाज को आकार देती है, समाज भी भाई प्रकृति को आकार देता है ना। सिंधु घाटी के जैसे उपजाऊ मैदान है, बहुत उपजाऊ थे, अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ, कृषि भाई वहाँ बढ़ गई, अधिक उत्पादन हो गया, घनी आबादी हो गई और क्या हुआ, अतिक्रमण होकर क्या समाज राज्य वहाँ पे दिखता है हमें। पूंजीवादी संगठन की बात करें, इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, निजी परिवहन लाके यातायात भाई बढ़ाया, कम्युनिकेशन बढ़ाया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आया, प्रदूषण हमें मिला, भीड़ भाड़ मिल गई, तेल, युद्ध, झगड़े, तापमान वृद्धि हो गई। तो कहीं ना कहीं सामाजिक पर्यावरण का मतलब ये है कि पर्यावरण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और समाज का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम दोनों बातों को देखेंगे। ठीक है, तो आज क्या है कि जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, इसका कितना परिणाम हुआ था। अमेरिका और कैरेबियन जैसे जो क्षेत्र थे उनमें भी क्या होने लगा, बागान क्षेत्र बनने लगे। वहाँ पे काम करने के लिए हम अफ्रीका से लोगों को लेके जाने लगे, वो दास की तरह वहाँ काम करने लगे। चले तो गए, लेकिन क्या हुआ, अफ्रीका में तो भाई जनसंख्या की कमी हो गई, खासकर ऐसी जनसंख्या जो कृषि कर सकती थी, वहाँ की तो कृषि अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। परिणाम क्या हुआ, बंजर भूमि मिल गई। ठीक है, ब्रिटेन के कारखानों से धुएं या प्रदूषण सब निकलने लगे, ये सब हुआ। सामाजिक संगठन, इनका प्रयोग होता है भाई, कैसे प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कैसे और किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि
कोई भी तरीके से अगर प्रकृति को हम प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, कितना किस तरह कर रहा है। सबके अलग अलग मायने हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के अलग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोगों के अलग हो सकते हैं। जैसे सरकार है, उसका अगर किसी वन पर अधिकार है तो सरकार ही डिसाइड करेगी कि उसके प्रोडक्ट्स को और कौन कौन यूज़ कर सकता है। भूमि या जल है, इस पर अगर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व है, मेरा है मान लो मेरी किसी पर्टिकुलर भूमि पर या जल पे, तो मैं ही डिसाइड करूँगी कि उसको आप यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। स्त्री जैसे है, कृषि भी करती है, जाके पानी भी भरती है, लेकिन क्या है कि उस पर वो पूरी तरीके से अपना हक जता पाती है, नहीं जता पाती है। पर्यावरण का समाज के साथ संबंध, बहुत बढ़िया। जैसे कि मतलब कह रहे हैं, अभी हमने आपको बताया सबके अलग अलग मायने होते हैं। आप पर्यावरण को कैसे देखते हैं, ये आपके मूल्य, आपके प्रतिमान और आपके ही ज्ञान पे निर्भर करेगा ना। आप जिस तरीके से सोच रहे होंगे पर्यावरण और समाज को, वो बात है। यहाँ पे पूंजीवादी मूल्य की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भाई जैसे कि पूंजीवादी मूल्य तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पे डिपेंडेंट रहती है ना। ये देखती है कि जैसे नदी है, वो सांस्कृतिक धार्मिक सुंदरता तो है, लेकिन ये पानी के रूप में देखती है कि भाई कैसे हम पानी का कारोबार इसमें चला सकते हैं, कैसे वाटर बॉटल्स वगैरह बना सकते हैं, कौन सा अच्छा पानी निकाल सकते हैं, इनके अपने तरीके होते हैं। पर्यावरण प्रबंधन इसी सब वजह से तो बहुत एक कठिन कार्य बन गया है। क्यों कठिन कार्य? क्योंकि इसके पास समस्याएं बहुत है, बहुत जटिल बना दिया है। हमारे पास जैविक भौतिक क्रियाओं के पूरे अनुमान तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर हमको आगे इसको रोकना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, और जानकारी है भी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसे बना पाएँ ठीक तरीके से इसमें, क्योंकि मनुष्य का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। मनुष्य और पर्यावरण के संबंध ने इसको बहुत जटिल बना दिया बच्चों। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, क्योंकि आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं है कि उसका आगे इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट होगा। इवन हम अभी भी पूरी तरीके से नहीं जान पाते हैं कई टेक्नोलॉजी को कि उसका अभी क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी है, चेरनोबिल है, किसे पता था भोपाल गैस त्रासदी में कि मिथाइल आइसोसाइनाइड निकल जाएगी और वो इतना बुरा जाकर के इम्पैक्ट करेगी। 1984 की स्टोरी है ना ये, जिसमें 4000 लोग अचानक से मर गए, लाखों लोग अपंग हो गए। कितना ख़राब चीज़ हुआ था। चेरनोबिल है यूरोप में, जैसे शैली मेड काऊ है, शैली नहीं फैली है ये, कि फैली मेड काऊ डिसीज़ यानी बीमारी है ना, इसका एक हैवी इम्पैक्ट है वहाँ पे यूरोप में। पर्यावरण संकट इन्हीं सब चीज़ों की तो बात करता है कि जो असमानता है ना, सबके अलग अलग मायने हैं, स्त्री पुरुष के अलग, निम्न वर्ग उच्च वर्ग के सबके अलग अलग हैं, अलग अलग रुचियाँ हैं। और जो सामाजिक है इनमें देखी जाती है कि भाई ये संकट, इनकी जड़ें बहुत इसीलिए गहरी हो गई हैं कि बांस का यूज़ जैसे वन विभाग भी कर रहा है, कारीगर भी कर रहा है, लेकिन वन विभाग राजस्व प्राप्त करने के लिए कर रहा है और कारीगर क्या कर रहा है, उसको लग रहा है बस उसकी अच्छी सी बास्केट बन जाए, है नहीं। तो वो चीज़ें हैं। स्त्री पुरुष और ग्रामीण शहरी और जमींदार और मजदूर के अलग अलग मायने हैं, सबके अलग अलग है। ये पॉइंट्स ना हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, कि आखिर प्रकृति का कैसे प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, तो लिख ही सकते हैं, साथ में यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी है जिसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, हम मानते हैं। पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं, जोखिम देखते हैं क्या हो सकते हैं। भाई प्रत्येक देश और परिप्रेक्ष्य जो सबका अलग अलग होता है ना, और उनकी परिस्थिति बदलती रहती हैं, तो उनकी समस्याएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन कुछ एक समस्याएं जो फिक्स हैं, जिनको आप रट्टा लगा सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है, वो ये हैं। संसाधनों की कमी हो रही है, छीड़ता हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है 3 तरीके का, जैसे कि भूजल का स्तर है उसमें कमी आ रही है, खासकर देखते हैं हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह में, है ना। पर पानी क्या है भाई, हज़ारों लाखों वर्षों में कहीं जमा होता है, और कृषि उद्योग और शहरीकरण की डिमांड इतनी हो जाती है कि अचानक से ख़त्म हो रहा है। यही चीज़ मृदा की वजह से भी मृदा में भी हो रही है, जो हज़ारों साल में बनती है, लेकिन भवन निर्माण और ईंट कृषि का कुप्रबंधन, यानी कि कृषि करने की वजह से, चीज़ों की वजह से, उसमें सही टेक्नोलॉजी या सही यूज़ प्रयोग ना करने से मृदा का छीणता हो रही है ना। नदी के जो बहाव है उसका मोड़ हम मोड़ देते हैं, मोड़ रहे हैं ना, जैसे उत्तराखंड में देख रहे हैं, बाढ़ का आने का बहुत बड़ा कारण था ये। आज भी वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, इसके बहुत बड़े कारण होते हैं ये। तो क्या होता है कि जल बेसिन जो नुकसान पहुँचता है उसकी भरपाई हो ही नहीं पाती है। जलाशय शहर में बहुत जल्दी भर जाते हैं, जैव विविधता देख रहे हैं इसकी वजह से कम होती जा रही है, वन्य जीव की जो किस्में उसमें कम हो रही है, जंगल, आर्द्र भूमि, घास मैदान सब नष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें या तो कृषि हो रहा है या तो शहरीकरण हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, आज हम पेड़ लगाना शुरू कर दिए हैं, है ना, सुधार कर रहे हैं, अभयारण्य बना रहे हैं कि भाई बाघ जैसे हैं इनको एक प्रॉपर जगह मिले, लेकिन अभी भी जो रुझान है वो नुकसान की तरफ ही है, यानी अभी भी हम पूरा प्रॉपर बैलेंस में नहीं आए हैं। प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जैसे हो रहा है,
वायु प्रदूषण इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप सुनेंगे तो दंग रहेंगे, क्योंकि इससे बढ़ती जो मृत्यु है ना, इसका बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा जोखिम है वायु प्रदूषण। आप रिपोर्ट्स देखिए, किसी भी WHO वगैरह की डेथ रिपोर्ट्स देखिए बाय एयर पोल्यूशन वगैरह। जैसे कि अगर हम 2012 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें 70 लाख बच्चों, 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण था वायु प्रदूषण अकेला। 2012 की रिपोर्ट है WHO की। तो स्वास्थ्य सेहत संबंधी बीमारियां होती हैं, मृत्यु भी होती है। आज वाहन से चाहे जहरीली गैसें निकलें, चाहे उद्योग से निकलें, चाहे घरेलू यूज़ में लकड़ी का प्रयोग हो रहा है उससे निकल रहा हो, मतलब कहने का चिमनी और कांच से कार का जो पाइप होता है उससे धुआं निकलता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण में प्रदूषण है तो क्यों है भाई, वहाँ पे क्यों दिक्कत है? वहाँ पे तो इतना फैक्ट्री और सब चीज़ें नहीं चल रहा है, यातायात इतना नहीं चल रहा है। वहाँ पे ईंधन का यूज़ गलत तरीके से हो रहा है, हरी लकड़ियों का यूज़ हो जा रहा है, चूल्हे वगैरह में यूज़ हो रहा है, हवा का उतना अच्छा निष्कासन नहीं हो रहा है, तो उससे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से वहाँ पे भी बीमारियाँ फैलाती हैं। जल प्रदूषण है, ठीक है, घरेलू नालियाँ, जैसे कि मतलब हम घर में आज कितनी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं बच्चों, कितने मतलब चाहे वो अपने प्रसाधन की चीज़ें हों, चाहे सर्फ वगैरह है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह है, माइक्रोबीड्स का एक हैवी यूज़ करते हैं, है ना, जो नालियों में जाता है, नालियों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है और ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालता है। फैक्ट्री से निकलने वाले कितने पदार्थ होते हैं, कितनी हम रोक लगाते हैं इस पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हो रही है ना, जो जाके जल प्रदूषण करती है। खेतों में जो यूज़ होते हैं खाद या कीटनाशक, वो भी जाकर के कहीं ना कहीं पानी में मिलते हैं। ध्वनि प्रदूषण है, जैसे लाउड स्पीकर है, प्रचार के लिए हॉर्न है, यातायात है, निर्माण उद्योग है, इनका इफेक्ट है ना। तो ये चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग भाई क्या होती है, इसको आप एनवायरनमेंट में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी जो गई जो कुछ गैसें होती हैं, जैसे CO2 है, CH3 है, CFC वगैरह हैं, तो क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी आती है तो उसको ये रोक लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं ये वाली गैसें, ठीक है। एब्जॉर्व करके उसको वायुमंडल में वापस जाने से रोकती हैं, और क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगता है और तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। अभी आप इन्वायरमेंट में हर चीज़ें पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एल्बीडो वगैरह क्या होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कि जब वो एब्जॉर्व कर लेती हैं गैसें उस मतलब CO2 को या CH3 को या CFC वगैरह को, तो जब सूर्य की रोशनी को ये रोक लेती हैं तो क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ने लगता है और वार्म होने लगती है हमारी पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन वो क्या होता है कि वो बढ़ने लगता है तो कितनी समस्याएं आती हैं भाई, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ध्रुवों की परतें जो बर्फ़ होती है ना, ध्रुवों की जो बर्फ़ें हैं वो पिघल रही होती हैं, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही होती है, प्रदेश जलमग्न होने लगते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, जैसे कि जीन जो है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म मतलब जीन स्पेलेसिंग है इसमें। ये तकनीक क्या है भाई, जैसे किसी भी चीज़ में कोई खराबी है उसको ठीक करने के लिए उसके गुणों में ही हम उसके जीन में ही चेंजेस कर दें, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म बना दे हम, तो कैसे जीन स्पेसिंग की एक टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते हैं वैज्ञानिक, जिसमें एक प्रकार के गुणों को दूसरे प्रकार में डाल करके एक बढ़िया तरीके की वस्तु को तैयार या गुण की चीज़ों को तैयार कर देते हैं। जैसे कपास में भाई वॉलकर्म नाम का कीटाणु होता है, ठीक है, इससे रक्षा करने के लिए क्या किया, बैसिलस नाम के जीन को डाल देते हैं हम, ठीक है। डाल भले ही दें, इन चीज़ों से चीज़ें जरूर हो जाए, ऐसे बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी किसान तब भी आत्महत्या कर लेता है। आर्थिक तरीके से तो करता ही करता है, कुछ पर्यावरणीय कारणों से भी करने लगता है, क्योंकि भाई उसको आवश्यक पानी नहीं मिल रहा होता है सिंचाई के लिए, बहुत सारी सी दिक्कतें होती हैं। इसके कारण हम मनुष्य या शहरीकरण बहुत बड़े हैं, ठीक है। और देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से कम समय में फसल का आकार और उसकी समय सीमा बढ़ा देते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि जो है पहले छोटे छोटे लहसुन आते थे, अब बहुत बड़े बड़े से लहसुन आने लगे हैं, या बहुत बड़े बड़े से और भी कुछ फल आने लगे हैं, सब्जियां आने लगी, तो वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं वो, ठीक है। प्राकृतिक और गुणवत्ता वाले बीज आज हमें गारंटीड बीज मिलते हैं हमारे किसान को कि भाई बढ़िया फसल होगी ही होगी आपकी, तो ये सब चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इसका इन फ्यूचर कितना अच्छा इफेक्ट होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन लंबे समय में कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो प्राकृतिक और मानव निर्माण पर्यावरण विनाश, भाई दोनों मिल करके कुछ ना कुछ पर्यावरण विनाश पे साथ तो दे रहे हैं ना, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला केस, है ना। अब देखते हैं कि सतत विकास क्या कहती है कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इन सबको देख करके उनके लिए कुछ प्लान करो, ताकि हमारी इन्वायरमेंट
हमारी इकोनॉमी बाकी चीज़ों सबके बीच में जो है एक संतुलन स्थापित हो जाए, ये कहता है सतत विकास। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, सतत विकास लक्ष्य भी तय कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो हैं। आर्थिक विकास में प्रकृति को नियंत्रित और जनसंख्या के एक वर्ग को लाभ मिलता है, उसको पहुंचाने के लिए उसका शोषण किया जा रहा है भाई। जैसे पूंजीवादी विकास क्या करता है, अपना प्रॉफिट सोचता है वो, ठीक है। पुराने प्रोडक्ट्स को छोड़ो, वो बार बार नए प्रोडक्ट्स बनाएगा ताकि आपको लुभा सके। और पुराने प्रोडक्ट्स का क्या होता है, वो कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट तो डाल रहे होते हैं ना, उसको ख़त्म करने में पूरी तरीके से तो ख़त्म होते नहीं है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कांच वाँच की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से एक वर्ग को पहुंचाने के लिए, एक स्पेशल वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए शोषण किया जा रहा है। वनस्पति जीव जंतु की प्रजातियां जो होती हैं वो लुप्त हो रही हैं भाई, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा, बच्चों अगर मेरी तेज़ आवाज़ है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके सुन सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा है, इसका प्रयोग है, नई नई नस्लों का शुरुआत करते हैं, ठीक है। भविष्य की पीढ़ी को भाई इसका नुकसान चुकाना होगा। सतत विकास क्या कहता है, एक ऐसा विकास जो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की क्षमता को जाने बिना ही वर्तमान की ज़रूरतों के साथ समझौता करे, ठीक है। यानी वर्तमान भी सोचे और भविष्य का भी सोच करके चले, ऐसा विकास होता है जो सतत विकास होता है। असमानता, समाज में भाई असमानता तो है ना, सबकी अलग अलग तरीके से सोच है। निम्न वर्ग अलग सोचता है, मध्य वर्ग अलग सोचता है, उच्च वर्ग अलग सोचता है, स्त्री पुरुष अलग सोचते हैं, तो सबकी आकांक्षाएं अलग है। पर्यावरण को अलग तरीके से सब देखेंगे, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें आजकल हम देखते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है भाई। जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी की कमी है या गर्मी बहुत ज़्यादा, वहीं पे इंटरटेनमेंट के लिए वाटर स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, शेगांव में एक बुल्धाना नाम की जगह है, ठीक है। धार्मिक ट्रस्ट वहाँ पे बनाया गया था, धार्मिक ट्रस्ट जो मेडिटेशन सेंटर था, एक पार्क था। 30 एकड़ बच्चों, 30 एकड़ की जगह पे उन्होंने एक जलाशय बनाया और गर्मी में सूख गया, और इतनी मात्रा में वहाँ पे पानी सोचिए खराब हो गया। ऐसे ही चाहे यवतमल है, वहाँ पे एक कंपनी ने जलाशय बनाया था, उसका भी हाल ऐसा हुआ। अमरावती वगैरह है, नागपुर में है। आज हम वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी जगह है, स्पोर्ट्स हम देखते हैं जहाँ पे वाटर का बहुत हैवी मात्रा में यूज़ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहीं कहीं पे सालों से पेयजल और सिंचाई की इतनी कमी है कि गाँव हो या चीज़ें हैं। आज गाँव में देखते हैं कि पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक कारण तो होता है, पर्यावरण की वजह से किसानों की मृत्यु में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, आत्महत्या में, है ना। तो पानी की एक हैवी कमी है। अच्छा चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या पानी की कमी प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, आप बताइए इन दोनों में से क्या है, या दोनों है तो कितनी मात्रा में है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का आपका लेक्चर।